हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीओ एंड जुडिशरी क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 से रिलेटेड है। सेक्शन 32 जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है, मृत्यु कारण कथन की बात करता है। ठीक है, मृत्यु कारण कथन एक ऐसे व्यक्ति का कथन होता है जिसकी अंततः मृत्यु हो जाती है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट होता है जिसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि डाइंग डिक्लेरेशन कहते किसे हैं। तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 ये कहता है कि वैसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कथन जो है ऐसा होना चाहिए जो उसके मृत्यु के कारण को बताता हो या उस संव्यवहार के किसी भी परिस्थिति को बताता हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, उसके मृत्यु के कारण को बताता हो या उस ट्रांजैक्शन के परिस्थिति को बताता हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब इसमें 32 क्लॉज 1 में कहा गया है कि जब कोई पर्सन मृत्यु कारण कथन करता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु की आशंका में वो कर रहा हो वो कथन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो मृत्यु की आशंका के अंतर्गत वो कथन कर रहा हो। ठीक है, सेक्शन इसमें पाकलर एंड स्वामी का जो केस था, प्रिवी काउंसिल का केस है। इस केस का फैक्ट ये था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से यह कहकर शहर से बाहर गया कि वो किसी ऋणी से ऋण वसूलने जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो शव है वो पुरी स्टेशन के पास पाया जाता है। अब इस मुकदमे में प्रिवी काउंसिल ने ये अवलोकन किया कि जो मृतक का कथन है वो उस संव्यवहार के परिस्थिति को स्पष्ट करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब ये जो कथन होगा मृत्युकालीन कथन, ये सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अंतर्गत रेलिवेंट भी होगा और एडमिसेबल भी हो जाएगा न्यायालय में। ठीक है, इस केस में प्रिवी काउंसिल ने एक बात और कही कि जो मृतक व्यक्ति है उसका कथन करने के समय जब वो कथन कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको आशंका थी उसकी मृत्यु की, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी बात को कौशल राव के केस में भी, इसी केस को सर्वोच्च न्यायालय का केस था ये, कौशल राव वर्सेस बॉम्बे स्टेट का केस है। इस केस में भी पाकलर एंड स्वामी के मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी और ये कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारण कथन करता है तो वो किसी अपनी मृत्यु की आशंका में कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो उसके मृत्यु के कारण को बताता हो या जो उस संव्यवहार की परिस्थिति को बताता हो जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो वैसा कथन कैसा कथन होगा? मृत्यु कारण कथन होगा। ठीक है, इसके अगर हम कुछ एसेंशियल पार्ट को देख ले तो इसके डेफिनेशन से ही निकल जाता है। पहला तो ये हो गया कि जो व्यक्ति मृत्यु कारण कथन कर रहा है, जो स्टेटमेंट कर रहा है, उसको उसकी अल्टीमेट डेथ हो जानी चाहिए। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी व्यक्ति कथन करता है वो कैसा कथन होना चाहिए? डेथ से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसमें उसके मृत्यु का कारण से संबंधित होना चाहिए वो कथन। ठीक है, तीसरा हो गया कि जो व्यक्ति कथन करता है वो उस संव्यवहार से संबंधित होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, चौथा यह है कि जो मृत्यु का कारण है उसको प्रश्नगत होना चाहिए, डिस्प्यूट में होना चाहिए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, ये डिस्प्यूट में होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट इसका दो ऑब्जेक्ट है। पहला ये कि आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा ये अवसर की पवित्रता। आवश्यकता का सिद्धांत क्या कहता है? आवश्यकता का सिद्धांत कहता है कि मृत्यु कारण कथन करने वाला जो व्यक्ति होगा वो विचारण के दौरान साक्ष्य देने के लिए तो बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो भी ट्रायल होगा उस ट्रायल में जो जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है तो उस पर्सन को ट्रायल में तो बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसका कोई डायरेक्ट आई विटनेस भी नहीं होता, तो इसलिए उस पर्सन का जो स्टेटमेंट होता है वो न्यायालय में रेलिवेंट हो जाता है। दूसरा कि अवसर की पवित्रता। ठीक है, तो ये जो अवसर होता है इतना पवित्र होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो मृत्यु पाने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, जो मृत व्यक्ति है
वो मृत्यु के समय झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसलिए भी उसका स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाता है। आर वर्सेस अब्दुल्ला के मामले में एक स्त्री जिसकी मृत्यु जो है गले को काट कर दी गई थी, ठीक है, उसकी मृत्यु जो है, उसकी हत्या जो है गले को काट कर दी गई थी, ठीक है। अब उसने अपना जो मृत्यु के कारण को कैसे बताया, उसने अपने मृत्यु के कारण को इशारे के द्वारा बताया। तो इस मामले में न्यायालय ने ये अवलोकन किया, जो मृत्यु का कथन है वो इशारे के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है, जेस्चर के थ्रू भी किया जा सकता है। कितने तरह से मृत्यु कारण कथन किया जा सकता है, वर्बली भी किया जाता है, डॉक्यूमेंट से भी किया जा सकता है, जेस्चर के थ्रू भी किया जा सकता है, साइन के थ्रू किया जा सकता है, राइटिंग के थ्रू किया जा सकता है मृत्यु कारण कथन, ठीक है। इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो वैल्यू जो है ये एक सोल पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। इस अगर वो ट्रू होता है तो उसके बेसिस पर एक एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको दोष सिद्धि भी कर दी जा सकती है। अगर ये न्यायालय को ट्रू लगता है तो इस बेसिस पर ही न्यायालय जो है एक्यूज्ड को, अभियुक्त को कन्विक्ट भी कर सकता है, दोष सिद्धि भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है, अगर वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु नहीं होती, अगर वो बच जाता है तो क्या होगा। तो जब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु ना होती है और वो बच जाता है, और तो उसके डाइंग डिक्लेरेशन का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके डाइंग डिक्लेरेशन को अन्य साक्ष्यों के साथ कोरोबोरेट किया जा सकता है, या तो उसको अपोजिट पार्टी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको या तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या उसको कोरोबोरेट किया जा सकता है, उसकी संपुष्टि हो सकती है, ठीक है। तो ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जब मृत्यु कारण कथन करने वाला व्यक्ति, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो बच जाता है, तो उसके कथन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो या तो उसको कोरोबोरेट करेंगे, उसकी संपुष्टि होगी, या उसको अपोजिट पार्टी क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसको खंडित करेगा, ठीक है। तो अब हम अगर देखते हैं इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं डाइंग डिक्लेरेशन का, तो इंग्लिश लॉ कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है, एक पर्सन जो है डाइंग डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है कि डेथ होने पर ही करे। अगर उसको मृत्यु की आशंका भी है तो भी उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ही रेलिवेंट होगा। लेकिन हमारे इंडियन लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे इंडियन लॉ में कहता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसी व्यक्ति का स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। मृत्यु की आशंका में के अंतर्गत रहकर कोई व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं देता, ठीक है। इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन जो है केवल और केवल क्रिमिनल केसेस में ही अप्लाई होता है, जबकि इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों पर ही अप्लाई होता है, ठीक है, दोनों पर ही अप्लाई होता है। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। अगर इसमें एक और पॉइंट अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक से ज्यादा किया गया है, एक से ज्यादा बार अगर डाइंग डिक्लेरेशन किया गया है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो जो पहले डाइंग डिक्लेरेशन किया जाता है उसे ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, जो पहले बार किया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार डाइंग डिक्लेरेशन देता है, ठीक है, एक से ज्यादा बार देता है, तो कौन सा स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा। तो जो पहली बार जब वो डाइंग डिक्लेरेशन करता है वो पार्ट ही रेलिवेंट होगा, ठीक है। किस केस में कहा गया था, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। अब सुसाइड के केस में डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होता है या नहीं, तो शारदा बिरदीचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में कहा गया था कि सुसाइड के केस में डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होता है कि नहीं, तो होता है, ठीक है। तो हमारा जो डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। हम फिर से आपसे दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।